हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल साइकोलॉजी वर्ल्ड। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं दिसंबर 2018 साइकोलॉजी के पेपर के बारे में। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 आपकी मेमोरी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित में से कौन स्पर्शिक स्मृति से संबंधित है। स्पर्शिक स्मृति मतलब टच वाली स्मृति, जिसको कि हम लोग हैप्टिक मेमोरी भी कहते हैं। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। संवेदी स्मृति स्पर्श उद्दीपक से संबंधित, मध्यपाली और त्वचा और गति संवेदन शामिल होता है। और यहाँ पे ये चारों ऑप्शन के अलग अलग कोडिंग दिए गए हैं कि इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस जो हैं वो करेक्ट है। तो यहाँ पे कोडिंग दी गई है। तो यहाँ पे कोडिंग में हम देखते हैं कि लास्ट वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ये यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब कि हैप्टिक मेमोरी में ये चारों ही प्रोसेस जो हैं वो इसमें इंक्लूडेड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन गिलफर्ट की थ्योरी से आया हुआ है। गिलफर्ट ने थर्स्टन के प्राथमिक क्षमताओं के सिद्धांत को आगे बढ़ाते हुए SOI पर कार्य शुरू किया, लेकिन बाद में कुछ आधारों पर अलग हो गए। तो वे कौन कौन से बेसिस थे जिसके आधार पे गिलफर्ट और थर्स्टन एक दूसरे से अलग हुए। तो यहाँ पे ये 4 ऑप्शन दे रखे हुए हैं। और क्योंकि ये UGC नेट का पेपर है तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कोडिंग क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके कोडिंग वाले ही होते हैं। मतलब कि 4 ऑप्शन के बाद में भी फिर उनकी अलग से कोडिंग दी गई होती है। इसलिए आपको अपनी थ्योरी, अपने टर्म्स को बहुत ही केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत यहाँ पे होती है। तो यहाँ इस क्वेश्चन के 4 ऑप्शन इस प्रकार हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्राप्त कारक प्रारंभिक नहीं थे बल्कि एक दूसरे से संबंधित थे। नेक्स्ट ऑप्शन है, थर्स्टन का कारक विश्लेषण मुख्यतः साधारण संरचना प्राप्त करने के लिए उन्मुख था। नेक्स्ट ऑप्शन है, आंकड़े में प्राप्त क्षमताओं कारकों को नाम देना कठिन था। और लास्ट ऑप्शन है, थर्स्टन की तरह गिलफर्ट ने भी द्वितीय क्रम और उच्च क्रम कारकों को पाया। मतलब यहाँ बताना है कि किस बेसिस पे ये दोनों एक दूसरे से अलग थे। तो यहाँ पे कोडिंग दी गई हुई है। और यहाँ पे ऑप्शन में हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर डी 1, 2 एंड 3 ये तीनों ऐसे पॉइंट हैं जिसके चलते कि थर्स्टन से गिलफर्ट ने अपनी एक अलग थ्योरी बनाई। तो यहाँ पे थर्स्टन की तरह ही गिलफर्ट ने द्वितीय क्रम और उच्च क्रम कारकों को पाया, लेकिन गिलफर्ट के थर्स्टन से अलग होने की वजह उपयुक्त 3 कारक थे। मतलब एक पॉइंट पे ये सहमत थे, बाकी 3 पॉइंट पर ये एग्री नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, समूह परामर्श में विभिन्न चरणों का एक यथा योग्य क्रम होता है। एक स्टेप दिया हुआ है जिसको कि आपको बताना है, इसको अरेंज करना है। मानकीकरण, प्रदर्शन, बनाना, फॉर्मिंग और जो मन में आए बोलना। यहाँ पे इसकी कोडिंग दी हुई है, आपको इसको प्रॉपर अरेंज करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले फॉर्मिंग होता है, इसके बाद में जो मन में आए वो बोलना होता है, फिर उसको स्टैंडर्डाइज्ड किया जाता है, मानकीकरण होता है, आफ्टर डैट प्रदर्शन होता है। तो ये इस स्टेप में ये अरेंज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच करने वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से यहाँ पे हमें मैच कराना है। तो यहाँ पे हम इसके करेक्ट ऑप्शन को ही देख लेते हैं क्या है। यहाँ लिस्ट ए को लिस्ट बी से मिलाया गया है। मतलब कि रात्रि भय आतंक, ये क्या होता है, अत्यधिक व्याकुलता। अस्वस्थ पैर सिंड्रोम, ये क्या होता है, पैरों में संवेदना जो कि नींद टूटने और पैर हिलाने के कारण से होती है। पैरों में रात्रिकालीन ऐंठन, पिंडली और पैरों की मांसपेशियों में ऐंठन के चलते ऐसा होता है। और जैविक लय विकृति, सोने जागने के क्रम में बाधा। मतलब हमारा साइकेडियन क्लॉक जो होता है वो क्या होता है, हमारे सोने और जागने के क्रम को वो अरेंज करता है। जब उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो फिर हमारा साइकेडियन क्लॉक भी जो होता है वो विकृत हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका ये मैचिंग करने वाला ही क्वेश्चन है। और यहाँ पे हम डायरेक्टली इसके करेक्ट मैचिंग को ही देख लेते हैं। लिस्ट ए को लिस्ट बी से यहाँ पे मैच कराना है। यहाँ पे इसका करेक्ट मैच होगा अनुकंपी तंत्र, यानी कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, उत्तेजन से रिलेटेड होता है। परा अनुकंपी तंत्र का तंत्र यानी कि पैरा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या है, शांति से संबंधित होता है। पीयूष ग्रंथि क्या है, ACTH को रिलीज करता है। और कामिक तंत्र का तंत्र क्या है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या है, आपातकालीन प्रतिक्रिया को वो बतलाता है, आपातकालीन प्रतिक्रियाओं को वो कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे इस प्रकार है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन ए है यानी स्टेटमेंट है और दूसरा तर्क है यानी कि रीज़न दिया हुआ है। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चुनिए। यहाँ पे 2 अलग अलग सेंटेंस दिए हुए हैं, हमें बताना है कि इनमें से दोनों करेक्ट है या करेक्ट नहीं है। तो सेंटेंस इस प्रकार है। स्टेटमेंट ए है, तर्क अक्सर संवेगों से लदी मान्यताओं द्वारा प्रभावित होते हैं। और इसका रीज़न दिया गया है,
शक्तिशाली मान्यताएं तर्क वितर्कों के आमने सामने होती हैं। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, क्योंकि यहाँ पे ए और आर दोनों ही सही हैं और आर ए की सही व्याख्या यहाँ पे प्रस्तुत कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका असर्टन और रीज़न वाला क्वेश्चन ही है। यहाँ पे लिस्ट ए में बतलाया गया है, मूल सूची और अंतर्वेशित सूची के बीच मध्यम श्रेणी की समानता के परिणाम स्वरूप अधिक पृष्ठोन्मुखी अवरोध होता है। रिट्रोएक्टिव इनहिबिशन से ये क्वेश्चन लिया गया है। नेक्स्ट इसका रीज़न दिया गया है, मूल सूची तथा अंतर्वेशित सूची के बीच मध्यम श्रेणी की समानता के परिणाम स्वरूप अधिक अनुक्रिया प्रतियोगिता होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है कि ये दोनों ही स्टेटमेंट सही है और स्टेटमेंट आर जो है वो स्टेटमेंट ए की सही व्याख्या यहाँ पे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये लर्निंग का क्वेश्चन लिया गया है। निम्नलिखित में से कौन अव्यक्त अधिगम यानी लेटेंट लर्निंग के लिए सही है। यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अव्यक्त अधिगम प्रदर्शन में परिवर्तित नहीं होती, अव्यक्त अधिगम पर्याप्त समय तक छुपी हुई रह सकती है, अव्यक्त अधिगम के लिए पुनर्बलन आवश्यक नहीं होता और अव्यक्त अधिगम एक ही प्रयास में पूरा हो जाता है। यहाँ पे फिर इसकी कोडिंग दी गई है और कोडिंग में हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर ए जो है यानी कि ऑप्शन नंबर ए बी एंड सी यहाँ पे करेक्ट होगा। लेटेंट लर्निंग किसके द्वारा दिया गया, टोलमैन के द्वारा दिया गया और यहाँ बतलाया गया है कि यह अधिगम बिना उचित पुनर्बलन के प्रकट नहीं हो पाता है और ये एक ही ट्रायल में नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान विचारों को पुष्ट करने वाली सूचनाओं पर ध्यान देने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है। पश्च दृष्टि पूर्वाग्रह यानी हिंडसाइट इफेक्ट, कन्फर्मेशन बायस, बिलीफ और रीजनिंग। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि पुष्टि पूर्वाग्रह, कन्फर्मेशन बायस। इसमें क्या होता है, इसमें व्यक्ति वर्तमान विचारों को पुष्ट करने वाली सूचनाओं पर ज़्यादा ध्यान देने की ओर प्रवृत्त रहता है। जो विचार प्रेजेंट टाइम को पुष्ट करती हैं उस पर वो ज़्यादा ध्यान देता है और उसको वो ज़्यादा मानता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा ये मैचिंग कराने का क्वेश्चन है और इसको हम प्रॉपर इसके आंसर को ही देख लेते हैं। ये लिस्ट ए और लिस्ट बी के सही मैच को यहाँ हम डिस्कस कर लेते हैं। मजबूर पसंद परीक्षण, ये एक टेस्ट है, फोर्स्ड चॉइस टेस्ट, जो कि एडवर्ड व्यक्तित्व पसंद सूची के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट है स्वमानक अंक। यहाँ पे ये ऑलपोर्ट, बर्नन और लिंडस्ले ने जो वैल्यू स्टडी की थी उसके द्वारा इन्होंने इसको बतलाया हुआ था। प्रक्षेपी परीक्षण यहाँ पे कौन सा है, रोजनविंग अध्ययन जो है वो एक प्रोजेक्टिव टेक्निक है और छवि प्रबंधन या स्वधोजा, सेल्फ डिसेप्शन या इम्प्रेशन मैनेजमेंट, ये किससे संबंधित है, इच्छित अनुक्रियाओं की संतुलित सूची से ये रिलेटेड है। तो इस तरह से लिस्ट ए जो है वो लिस्ट बी से कोरिलेटेड हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, चिंतन के मूल तत्व हैं संप्रत्यय, कथन, प्रतिमाएं, बुद्धि। यहाँ हमें इसका करेक्ट आंसर देना है, नीचे कोडिंग दी हुई है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ऑप्शन नंबर ए यानी कि कॉन्सेप्ट, कथन, प्रस्ताव और प्रतिमाएं, ये जो है वो थिंकिंग के मूल तत्व होते हैं। इंटेलिजेंस जो है वो एक अलग मेंटल एबिलिटी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, जब एक पहले से अनुबंधित उद्दीपक के साथ एक नए उद्दीपक को प्रस्तुत किया जाता है तो इससे उत्पन्न बाधा प्रभाव कहलाता है बाह्य अवरोध, एक्सटर्नल इनहिबिशन, स्टिमुलस इनहिबिशन, उद्दीपक अवरोध, काउंटर कंडीशनिंग, प्रति अनुबंध और रिस्पॉन्स इनहिबिशन, अनुक्रिया अवरोध। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एक्सटर्नल इनहिबिशन, बाह्य अवरोध। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग वाला क्वेश्चन है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से यहाँ पे मैच कराना है। तो हम इसके करेक्ट मैच को देख लेते हैं। कार्य हस्तक्षेप, वर्क इंटरफेरेंस, इसको MMPI 2 के द्वारा इसको मेज़र किया जाता है। झूठी खराब प्रोफाइल्स यानी फेक बैड प्रोफाइल्स, इसको हम MCMI के थ्रू मेज़र करते हैं। स्थिति के लिए क्षमता, कैपेसिटी फॉर स्टेटस, इसको CPI के थ्रू इसको मेज़र किया जा सकता है। और इमेच्योरिटी स्केल, अवयस्कता मापनी, इसको MMPI A के थ्रू इसको मेज़र किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, बुद्धि पर आनुवांशिकता पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन में मुख्य मुद्दे हैं प्रतिक्रिया प्रसार, रिएक्शन रेंज, समीपस्थ और बाहर के कारण, प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल कॉजन, समरैखिकता, पर्यावरण परिक्षेत्र। तो यहाँ पे इसमें कोडिंग दे रखी हुई है और यहाँ हम देखते हैं कि बुद्धि पर आनुवांशिकता के प्रभाव के लिए जो मुख्य मुद्दे यहाँ पर हैं वो है ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी। बुद्धि पर आनुवांशिकता पर्यावरण प्रभाव के अध्ययन में पर्यावरण परिक्षेत्र को मुख्य मुद्दों में शामिल नहीं किया जाता है। इस प्रकार एक प्रकार से मनोवैज्ञानिक पर्यावरण से संबंधित मुद्दा है। मतलब यहाँ पे जो ऑप्शन है उसमें से
फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड को यहाँ इंक्लूड किया गया है, मतलब कि प्रतिक्रिया प्रसार, समीपस्थ और बाहर के कारण और समरैखिकता। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा मैचिंग कराने का क्वेश्चन है और जिसमें लिस्ट ए को लिस्ट बी से यहाँ पे हमें मैच कराना है। तो हम इसके करेक्ट मैच को देखते हैं। लिस्ट ए को लिस्ट बी के करेक्ट मैच को हम यहाँ देख लेते हैं। मस्तिष्क पक्षाघात, सेरेब्रल फैलेसी, इसका जो करेक्ट मैच होगा वो होगा विकृतियों के समूह जो मांसपेशीय गति को प्रभावित करता है। नेक्स्ट है फेनलिकिटोन्यूरिया। ये क्या होता है? ये एक डिजीज़ होता है, ये एक दुर्लभ आनुवांशिक स्थिति होती है जिसमें बाद में शरीर में अमीनो अम्ल बनना बंद हो जाता है। नेक्स्ट है डाउन सिंड्रोम। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है। ये क्या होता है? बौद्धिक अक्षमता का सर्वाधिक सामान्य आनुवांशिक कारण, यानी डीएनए में गड़बड़ी होती है और उसे डाउन सिंड्रोम होता है। नेक्स्ट है हंटिंगटन डिजीज़ या हंटिंगटन रोग। ये क्या होता है? ये भी बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इधर के पेपर्स में ये 2-3 बार रिपीट हो चुका है। और ये क्या होता है? ये एक ऐसी आनुवांशिक अवस्था होती है जिसमें मस्तिष्क की कोशिकाएं टूट जाती हैं और शारीरिक गति, संवेग और संज्ञानात्मक क्षमताओं को प्रभावित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। जब बच्चा किसी एक तरफ इशारा करता है और पूछता है कि वह क्या है, तो उसके इस अनुभव को कहते हैं पूर्वभाषाई शब्द, बहुभाषाई जागरूकता, नामकरण विस्फोट और LAD। तो यहाँ पे जब बच्चा किसी मिलती जुलती चीज़ की तरफ इशारा करता है और पूछता है ये क्या है, तो उसके इस एक्सपीरियंस को कहा जाता है द नेमिंग एक्सप्लोजन, नामकरण विस्फोट। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। यहाँ पे ये भी असर्टन और रीज़न वाला क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे स्टेटमेंट है बेंडूरा के अनुसार व्यवहार पूर्व अनुभवों की मानसिक प्रतिभाओं से पूर्ण रूप से निर्धारित होते हैं। इसका रीज़न दिया गया है, तर्क दिया गया है कि प्रेक्षण से प्राप्त सूचना धारण प्रक्रियाओं में इसे उपयोगी बनाने के लिए भंडारित होती है। यहाँ पे बताना है कि ये स्टेटमेंट सही है, गलत है, ये इसको सही तरह से डिस्क्राइब कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए यहाँ पे गलत है। जो स्टेटमेंट है वो यहाँ पे रॉन्ग है, क्योंकि बेंडूरा के अनुसार व्यवहार जो होता है वो प्रेक्षणात्मक अधिगम से निर्धारित होता है। बेंडूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग का सिद्धांत दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे ए गलत है और आर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। एट्रीब्यूशन से यहाँ क्वेश्चन लिया गया है। गुणारोपण के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यहाँ पे आपके 5 ऑप्शन दिए गए हैं और इसकी कोडिंग भी अलग से दे रखी हुई है। यहाँ हम एक एक ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। आंतरिक गुणारोपण में व्यक्तिगत स्वभाव और लक्षणों को कारण माना जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक गुणारोपण में व्यवहार का कारण व्यक्ति की क्षमताओं और भावनाओं को माना जाता है। नेक्स्ट इज बाह्य गुणारोपण सदैव अस्थिर रहते हैं। नेक्स्ट इज बाह्य गुणारोपण सदैव अस्थिर रहते हैं और लास्ट है आंतरिक गुणारोपण सदैव स्थिर रहते हैं। यहाँ पे कोडिंग में बतलाना है कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स यहाँ पे करेक्ट दिए हुए हैं अबाउट एट्रीब्यूशन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, कोडिंग जो ए की दे रखी हुई है, यानी कि 1, 2, 3 और 4, ये 1, 2, 3 जो है वो करेक्ट है, 4 और 5 जो है वो इनकरेक्ट है। मतलब ऊपर के जो 3 ऑप्शन है, यानी कि एट्रीब्यूशन क्या होता है, आंतरिक गुणारोपण में व्यक्ति के स्वभाव और लक्षणों को कारण माना जाता है। आंतरिक गुणारोपण में व्यवहार का कारण व्यक्ति की क्षमताओं और भावनाओं को माना जाता है और बाह्य गुणारोपण सदैव अस्थिर होता है। ये पॉइंट्स जो हैं वो एट्रीब्यूशन को अच्छे से डिफाइन कर पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। कालानुक्रमिक आयु CA और शिक्षा आयु EA और मानसिक आयु MA की संकल्पनाओं का उपयोग करते हुए निष्पाती लब्धि को निम्नलिखित रूप में संगठित किया जाता है। यहाँ मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज और एजुकेशनल एज, इसका फॉर्मूला पूछा गया है किसको किस तरह से हम इसके द्वारा हम IQ कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा, यानी इसका फॉर्मूला इस प्रकार है 100 × EA/MA/100। और नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। निम्नलिखित में से कौन से स्रोत पूर्वाग्रह को बढ़ावा देते हैं? प्रत्यक्ष अंतर समूह संघर्ष, अपना समूह और दूसरा समूह, सामाजिक अधिगम और माता पिता के पूर्वाग्रह की मात्रा। तो यहाँ पे इसमें कोडिंग भी दे रखी हुई है कि कौन कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं इसमें जिससे कि हम बायस्ड होते हैं, जिससे प्रेजुडिस जो है वो उसको बढ़ावा मिलता है। तो यहाँ पे ये सारे ही फैक्टर्स ऐसे दे रखे हुए हैं जिससे कि हमारा जो प्रेजुडिस है वो बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है। रोलोमे की थ्योरी से यहाँ क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोलोमे की थ्योरी से हर साल आपको ये क्वेश्चन मिलता है।
रोलो में के अनुसार व्यक्तित्व विकास के सोपानों को क्रम में व्यवस्थित करिए। यहाँ पे इनका एक सीक्वेंस दिया हुआ है, इन्होंने जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट के स्टेप्स बतलाए हुए हैं उसको एक करेक्ट सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रोलो में इनका जो करेक्ट सीक्वेंस है वो इस प्रकार है कि सबसे पहले इनका जो पहला स्टेप है पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, सबसे पहले निर्भर है, डिपेंडेंस है, इसके बाद मासूम इनोसेंस, फिर विद्रोही, इसके बाद में स्व के बारे में मामूली जानकारी, इसके बाद में क्रिएटिव कॉन्शियसनेस यानी स्व की रचनात्मक चेतना। ये यहाँ से ये एक इसका करेक्ट सीक्वेंस है। तो ये बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल फिक्स होता है, हर साल ही ये क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। रोलो में क्या कौन थे? ये एग्जिस्टेंशियल साइकोलॉजिस्ट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैच कराने वाला क्वेश्चन है। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। यहाँ पे कुछ टर्म्स दिए गए हैं और उसके रीज़न यहाँ पे दिए गए हैं। लिस्ट ए में कुछ टर्म्स दिए गए हैं और लिस्ट बी में उसके प्रभाव दिए गए हैं। तो यहाँ पे इसके हम करेक्ट मैच को देख लेते हैं। जैसे कैटाप्लेप्सी, ये क्या होती है? अत्यधिक नींद के लक्षण। जब बहुत ज़्यादा नींद आती है, हर जगह नींद आती है, तो वो जो स्थिति होती है उसको कैटालेप्सी कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका श्वासावरोध यानी एपनिया। एपनिया क्या होता है? ऐसे उठना जैसे सांस लेना बंद कर दिया गया हो, मतलब कि सांस लेते लेते सांस रुक जाती है। नेक्स्ट है स्वप्न। स्वप्न कब आते हैं? ड्रीम्स कब आते हैं? जब हम रैम की नींद में होते हैं। रैम का मतलब है रैपिड आई मूवमेंट के, जब हम स्लिप में होते हैं तब हम ड्रीम्स को देखते हैं। नाइट टेरर्स क्या है? रात्रि आतंक क्या है? बिना रैम नींद। ये नॉन रैम नींद के दौरान हम इस चीज़ को फील करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, मानव साश्चर्य स्मृति मॉडल की आधार्य इकाई है साश्चर्य, संकेत, वाक्य और कथन या प्रस्ताव। यहाँ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कथन या प्रस्ताव। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, सेल्फ डिस्क्लोजर आत्म प्रकटीकरण क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं और उसकी कोडिंग दी गई है। पहले हम ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। मॉडलिंग के कार्य को करता है। नेक्स्ट है एक नया परिप्रेक्ष्य विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है युग्म प्रभाव में भरोसा विकसित करता है। और लास्ट है बार बार प्रयोग किया जाना चाहिए। तो यहाँ पे सेल्फ डिस्क्लोजर आत्म प्रकटीकरण के बारे में ऑप्शन नंबर बी यानी कि जो फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट था वो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर होगा। मतलब यहाँ पे आत्म प्रकटीकरण की स्थिति में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड वाले पॉइंट को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, ये भी स्टेटमेंट और रीज़न वाला सेक्शन है। स्टेटमेंट है, हालांकि क्रम संख्या में ही लेकिन भारत में महिलाएं बच्चों के लिए परहेज करने लगी हैं। इसका रीज़न दिया गया है, महिलाएं बच्चा ना पैदा करने का निर्णय इसलिए करती हैं क्योंकि बच्चा होने के धनात्मक और ऋणात्मक कर्षण शक्ति का योग करियर बनाने के कर्षण शक्ति से कम होता है। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी ये दोनों ही सही है और जो ए के लिए जो रीज़न दिया गया है वो भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, पोलियाना सिद्धांत के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? पोलियाना इफेक्ट से क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पे, ये मेमोरी का क्वेश्चन है। सुखद पद अप्रिय पदों की तुलना में अधिक दक्षता से प्रक्रमित होते हैं। नेक्स्ट है सुखद पद अप्रिय पदों की तुलना में अधिक उपयुक्तता से प्रक्रमित होते हैं। नेक्स्ट है सुखद पद अप्रिय पदों की तुलना में अधिक काल के लिए धारित किए जाते हैं। और लास्ट है सुखद पद अप्रिय पदों की तुलना में कम समय के लिए धारित किए जाते हैं। यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन टू फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे पोलियाना नियम के बारे में फिट बैठता है। पोलियाना प्रिंसिपल क्या है कि जब हम अपने दुखद स्मृतियों को सुखद स्मृतियों की तुलना में जल्दी भूल जाना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फॉरगेटिंग की तरह भी काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यहाँ भी असर्टन और रीज़न वाला सेक्शन है। स्टेटमेंट दिया गया है कि हम सूचनाओं का प्रत्यावहन सही से करते हैं यदि इनका प्रक्रमण सतही स्तर की अपेक्षा गहन स्तर पर हुआ हो। और इसका रीज़न दिया गया है कि गहन स्तर पर प्रक्रमण में विस्तार और विशिष्टता सम्मिलित होती है। तो यहाँ पे बिल्कुल ये करेक्ट पॉइंट है, मतलब कि ए जो है आर जो है वो ए की सही व्याख्या कर रहा है और ये दोनों ही स्टेटमेंट आपके करेक्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन संज्ञानात्मक साम्यीकरण के संप्रत्यय की व्याख्या करता है? यहाँ पियाजे की थ्योरी के बारे में क्वेश्चन आया हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है संरचनाओं को उच्च क्रम तंत्रों में समेकित करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर बी
व्यक्ति द्वारा अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्थिर करने का प्रयास, ऑप्शन नंबर सी। नई सूचनाओं को शामिल करने के लिए संरचनाओं में सुधार की प्रवृत्ति, और ऑप्शन नंबर डी है यह तथ्य कि प्रत्येक संरचना की जड़ इसकी प्रारंभिक संरचना में होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है वो जीन पियाजे की थ्योरी को अच्छे से क्लैरिफाई कर रहा है, यानी कि संज्ञानात्मक सामीकरण में व्यक्ति अपने संज्ञानात्मक संरचनाओं को स्थिर करने के लिए प्रयास करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, किसी दिए गए क्षण पर उत्तेजन और अवरोध का वह पैटर्न जो कॉर्टेक्स की क्रिया को बनाता है वो कहलाता है। इसको कॉर्टिकल मोज़ेक कहा जाता है। ये कि पैवलोव की थ्योरी का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। पैवलोव ने बताया कि प्रांतस्या पर उत्तेजनाओं और अवरोधों के बिंदुओं का एक क्षणिक पैटर्न जो एक जीव के व्यवहार को निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। अवधान क्या है? क्या वहाँ कुछ है? कोई स्टिमुलस होगा तो वहाँ हमारा ध्यान जाएगा। स्थानीकरण क्या है? कहाँ कुछ है, हम स्थान के बारे में पूछ रहे हैं। पहचान क्या है? वह वस्तु क्या है। और सारांशन क्या है कि वह वस्तु क्या प्रदर्शित करती है। तो इस क्वेश्चन को देखकर इजीली आप इसका सही मैच आप लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, संवेदन विशिष्ट संतुष्टता होती है। सेंसरी स्पेसिफिक स्ट्रेटी टेक्स प्लेस इन थैलमस, पैपिले, सॉलिटरी ट्रैक के केंद्रक में और इंसुला। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संवेदन विशिष्ट संतुष्टता होती है सॉलिटरी ट्रैक के केंद्रक में। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर्स पूरे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है? गाबा, ग्लाइसिन, डोपामाइन और सेरोटोनिन। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए जो है गाबा जो है वो हमारे पूरे तंत्रिका तंत्र में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैचिंग कराने वाला क्वेश्चन है और यहाँ पे हम इसके करेक्ट मैच को देख लेते हैं। लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। निर्देशात्मक स्वेच्छाचारिता और क्या है? अपने अधीनस्थों की कड़ी निगरानी द्वारा अकेले ही निर्णय करना। नेक्स्ट है अनुमोदन स्वेच्छाचारिता। अनुमोदन स्वेच्छाचारिता का मतलब क्या है? अपने अधीनस्थों की कड़ी निगरानी द्वारा भागीदारी से निर्णय लेना। नेक्स्ट है, ये इसमें ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी भी हुई है। यहाँ इन ऑप्शंस को हम अच्छे से देख लेते हैं, दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। सबसे पहले हम इसके करेक्ट मैच को ही देखते हैं। निर्देशात्मक स्वेच्छाचारिता क्या है? अपने अधीनस्थों की कड़ी निगरानी द्वारा अकेले ही निर्णय लेना। निर्देशात्मक प्रजातंत्र क्या है? अपने अधीनस्थों की कड़ी निगरानी द्वारा भागीदारी से निर्णय लेना। अनुमोदक स्वेच्छाचारिता क्या है? अकेले ही निर्णय लेना और अपने अधीनस्थों को उनका कार्य करने की पूरी छूट देना। और अनुमोदक प्रजातंत्र क्या है? भागीदारी से निर्णय लेना और अपने अधीनस्थों को उनका कार्य पूरा करने देने की स्वतंत्रता देना। नेक्स्ट है, ताला चाबी थ्योरी किसको एक्सप्लेन करता है? लॉक एंड की थ्योरी एक्सप्लेन्स गहराई प्रत्यक्षण, उच्च आवृत्ति ध्वनि घ्राण और रंग दृष्टि। तो ये ऑल्फैक्शन यानी कि घ्राण यानी कि सूंघने से संबंधित ये इस सिद्धांत की व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, छिन्न और बाधा डिके एंड इंटरफेरेंस थ्योरी में मूल अंतर क्या है वो बतलाना है। तो यहाँ ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है छिन्न सिद्धांत यानी डिके थ्योरी प्रक्रिया को स्वायत्त मानता है। बाधा सिद्धांत इंटरफेरेंस थ्योरी तंत्रिकीय सुगढ़ता पर बल देता है। छिन्न सिद्धांत यानी डिके थ्योरी एक द्विकारक सिद्धांत है और डिके थ्योरी असीजना की कल्पना करता है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए जो है यही डिके थ्योरी और इंटरफेरेंस थ्योरी में एक बेसिक डिफरेंस है कि डिके थ्योरी जो है ये प्रक्रिया को स्वायत्त मानता है, जबकि बाधा सिद्धांत जो होता है वो निर्भर होता है। डिके थ्योरी क्या है कि समय बीतने के साथ हम भूल जाते हैं, ये एक ऑटोनॉमिक प्रोसेस होता है, जबकि इंटरफेरेंस क्या है? हमने दूसरा कंटेंट वहाँ पे इंटरफेयर डालता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, यदि चुनने का मौका दिया जाए तो विद्यालयी विद्यार्थियों के लिए आदर्श रूप से सबसे उपयुक्त से लेकर सबसे कम उपयुक्त विधियों की वरीयता का क्रम क्या होगा? यहाँ एक सीक्वेंस दिया गया है कि स्कूली छात्रों के लिए क्या बेटर होगा।
तो यहाँ पे एक सीक्वेंस दिया है, परामर्श, मनोवैज्ञानिक शिक्षा, मनोचिकित्सा और कार्य लक्ष्यों की पहचान और सुधार। यहाँ इसको एक करेक्ट सीक्वेंस में आपको लगाना है और यहाँ सबसे पहले हम लोग मनोवैज्ञानिक शिक्षा हम बच्चों को देंगे, इसके बाद में हम बच्चों के कार्य और उनके लक्ष्यों की पहचान करेंगे, उसमें सुधार करने की कोशिश करेंगे। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आती है तो फिर हम उनकी काउंसलिंग करेंगे और अगर काउंसलिंग में भी हमें बच्चे की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे तो फिर उनको साइकोथेरेपी दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक अभ्यास की समाप्ति के उपरांत आराम के बाद प्रदर्शन में सुधार कहलाता है क्रिस्पी इफेक्ट, संस्मरण प्रभाव, स्वतः पुनः प्राप्ति और लाभ अधिकम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संस्मरण प्रभाव के द्वारा हम लोग पाठ को याद करने के बाद में रेस्ट करने के बाद हमारा परफॉर्मेंस जो होता है वो बेटर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 38, यहाँ हमें लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। तो यहाँ हम इसके करेक्ट मैच को देख लेते हैं। मानसिक प्रतिरूप यानी मेंटल मॉडल्स, ये क्या है? वे ज्ञान संरचनाएं जो हमारे आसपास की वस्तुओं और घटनाओं को साथ हमारी अंतःक्रियाओं को निर्देशित करती है। नेक्स्ट है स्वतः शोध, ह्यूरिस्टिक मेथड्स, क्या है? अंगूठे के मानसिक नियम जो निर्णय को शीघ्र तरीके से लेने में मदद करते हैं। नेक्स्ट है उपलब्ध स्वतः शोध, अवेलेबल ह्यूरिस्टिक्स, ये क्या है? अंगूठे का एक संज्ञानात्मक नियम जिसमें घटनाओं की संभाव्यता का इस बात पर निर्णय लिया जाता है कि वे कितनी तेज़ी से दिमाग में आते हैं। और लास्ट है मेंटल सेट, ये क्या है? बेहतर विकल्पों के माध्यम से पूर्व अनुभवों का वर्तमान समस्या समाधान पर प्रभाव। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग से रिलेटेड ये क्वेश्चन मैच कराने का है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एगोराफोबिया ये क्या है? इसके कुछ पॉइंट्स दे रखे हुए हैं। सामान्यतः पूर्व वयस्कावस्था के दौरान शुरू होती है, महिलाओं में प्रभावी रूप से पाई जाती है। नेक्स्ट है किसी भी उम्र में शुरुआत हो सकती है लेकिन अधिकतर पूर्व वयस्कावस्था में शुरू होती है। नेक्स्ट है किसी भी उम्र में शुरुआत हो सकती है लेकिन अधिकतर पूर्व वयस्कावस्था में ही शुरू होती है। और लास्ट है आतंक विकार और दुर्भिति विकार के साथ कुछ संबंध दिखाता है। यहाँ इसके बारे में एगोराफोबिया के बारे में यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1, 2 और 5th पॉइंट जो हैं वो यहाँ पे करेक्ट है। यानी कि एगोराफोबिया क्या है? सामान्यतः पूर्व वयस्कावस्था के दौरान शुरू होता है, ये महिलाओं में ज़्यादा प्रभावी रूप से पाया जाता है और आतंक विकार और दुर्भिति विकार के साथ इसका संबंध दिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, प्रत्यक्षणात्मक प्रक्रियाएं कई चीज़ों को शामिल करती हैं। प्रत्यक्षणात्मक लर्निंग, प्रेरक और आवश्यकताएं, व्यक्तित्व प्रकार और प्रत्यक्षणात्मक संज्ञानात्मक तरीके। यहाँ पे इसकी कोडिंग दे रखी हुई है और इसमें से ऑप्शन नंबर 1, 2 और 4 यहाँ करेक्ट होगा। यानी कि परसेप्चुअल प्रोसेस जो होता है वो प्रत्यक्षणात्मक अधिगम, परसेप्चुअल लर्निंग, प्रेरक और आवश्यकताएं तथा प्रत्यक्षणात्मक संज्ञानात्मक तरीके से प्रभावित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे मैच कराने वाला क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा हुआ है और यहाँ पे हम इसके करेक्ट मैच को देखते चलेंगे। यहाँ पे लिस्ट ए को लिस्ट बी से मैच कराना है। यहाँ पे पहला दे रखा हुआ है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, इसका क्या मतलब होता है? ये ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मांसपेशीय तनाव को मापने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रोमायोग्राफी कहा जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोओक्यूलोग्राफी, ये क्या होता है? ये नेत्र गति को रिकॉर्ड करने की एक तकनीक होती है। नेक्स्ट है पेल्थिस्मोग्राफी, ये क्या होता है? ये शरीर में एक विशिष्ट क्षेत्र में खून की मात्रा को मापने की तकनीक है। और लास्ट है स्टीरियोटैक्टिक सर्जरी, ये क्या है? ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिसमें यंत्र मस्तिष्क की गहराई में लगाए जाते हैं। तो यहाँ पे ये इसका करेक्ट मैच हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षण का गेस्टाल्टवाद का नियम नहीं है? प्रॉक्सिमिटी समीप्यता, क्लोजर समीपता, सापेक्षिक आकार, रिलेटिव साइज और कंटिन्यूटी सततता। तो यहाँ पे परसेप्चुअल प्रिंसिपल का ये जो ऑप्शन नंबर सी सापेक्षिक आकार जो है वो परसेप्चुअल प्रिंसिपल का एक नियम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, एक व्यक्ति को पहले छोटे अनुरोध पर सहमत करने के द्वारा अनुपालन को बढ़ाता है, ये टेक्निक क्या कहलाती है? तो इस टेक्निक को कहा जाता है फुट इन द डोर टेक्निक। इससे भी क्वेश्चन आपके लगभग हर साल ही आते हैं, तो ये छोटे छोटे टेक्निक्स आपको बिल्कुल याद होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्ति सामान्यतः प्रवृत्त होते हैं अपने कार्य में सतत लगे रहना। नेक्स्ट है इसके बारे में प्रतिपुष्टि प्राप्त करना पसंद करते हैं कि वे कैसा कर रहे हैं। नेक्स्ट है
अपनी आकांक्षा स्तर के अधिक वास्तविक तरीके से ऊपर उठाते हैं। नेक्स्ट है, जब भी कार्य करते हैं तब स्थितियों पर कोई नियंत्रण नहीं होता है। और लास्ट है, औसत चुनौती स्थितियों कार्यों जिसमें निश्चित सफलता हो, ऐसे कार्यों को वे नापसंद करते हैं। अब यहाँ पे इसमें कोडिंग दे गई रखी हुई है कि इसमें से कौन कौन से पॉइंट्स करेक्ट हैं। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, 2 और 3। ये तीनों उच्च उपलब्धि आवश्यकता वाले व्यक्तियों के लिए बिल्कुल फिट बैठते हैं, और बाकी 4th और 5th पॉइंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस अभिप्रेरित अभिक्षमता प्राप्तांक कई तरीकों से मिलकर बनता है, जो निर्धारित होता है क्षमता विभिन्नता, बुद्धि, कार्य पहचान और कार्य सार्थकता, और लास्ट है स्वायत्तता और प्रतिपुष्टि। यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे कोडिंग दे रखी हुई है। अभिप्रेरित अभिक्षमता प्राप्तांक में बुद्धि का मापन नहीं किया जाता है। अभिप्रेरित अभिक्षमता प्राप्तांक से तात्पर्य किसी व्यक्ति में कितना अभिप्रेरक क्षमता मौजूद होता है, इससे लिया जाता है। और नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये पैसेज यहाँ पे स्टार्ट होता है। ये पैसेज को आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्टेबल रखती हूँ। ये पैसेज आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, और इसी पे बेस्ड यहाँ पे 5 क्वेश्चंस दे रखे हुए हैं। यहाँ पे यहाँ एक साइकोलॉजिस्ट का यहाँ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। उन्होंने 3 ग्रुप बनाया, उसमें एज ग्रुप को उन्होंने कंट्रोल कर लिया, और उनको देखना है कि कोई एक दवा है वो रनिंग में किस तरह काम करती है। इसके लिए इन्होंने हाइपोथेसिस को भी बनाया हुआ है। इसी पर बेस्ड यहाँ पे 5 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हुए हैं। तो आई होप आपने वीडियो को पॉज करके ये पैसेज को आपने अच्छे से केयरफुली रीड कर लिया होगा। इससे रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो इस प्रकार है कि इसमें बताना है कि यहाँ कौन कौन से वेरिएबल्स हैं। तो लिस्ट ए को लिस्ट बी से यहाँ पे मैच कराना है। तो यहाँ पे स्वतंत्र चर, परतंत्र चर, नियंत्रित चर और बनावटी चर, यानी कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, कंट्रोल्ड वेरिएबल और डमी वेरिएबल, इसको आपको एक दूसरे से मैच कराना है। तो इस पैसेज के अकॉर्डिंग में यहाँ पे जो करेक्ट मैच होगा वो है IV यहाँ पे हो जाएगा दवा की खुराक, जिसमें कि मैनिपुलेशन होगा। DV हो जाएगा दौड़ने में लगा समय, कि दौड़ पर वो दवा कितना इम्पैक्ट डाल रही है। नियंत्रित चर यहाँ पे हो जाएगा आयु, यानी कि यहाँ पे एज ग्रुप को कंट्रोल कर लिया गया है। और यहाँ पे डमी वेरिएबल हो जाएगा, वो होगा सेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार है, उपयुक्त प्रयोग में शोधकर्ता की परिकल्पना सत्यापित हुई है, आंशिक रूप से सत्यापित हुई है, या अपर्याप्त आंकड़ों के कारण सत्यापित नहीं हो सकती है, या अस्वीकृत हो गई है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे ये जो हाइपोथेसिस बनाया गया था कि दवा का जो इम्पैक्ट है उससे जो रनिंग होगी वो बेहतर होगी, लेकिन लास्ट में पाया गया कि दवा का कोई खास फ़र्क नहीं पड़ा। जिस ग्रुप को ये दवा दी गई थी, स्टेरॉइड दिया गया था, उनके रनिंग में कोई खास फ़र्क नहीं देखा गया, इसलिए यहाँ पे हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इस प्रकार दिया गया है, उपर्युक्त प्रयोग में आंकड़ों को विश्लेषित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन से सांख्यिकीय परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे डेटा एनालिसिस के लिए कौन कौन से मेथड का यूज़ किया जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है, टी टेस्ट, पेयर्ड टी टेस्ट, वन वे एनोवा और मान विटनी यू टेस्ट। तो यहाँ पे इस पैसेज के लिए जो बेस्ट स्टैटिस्टिकल मेथड होगा वो होगा टी टेस्ट, इंडिपेंडेंट सैम्पल टी टेस्ट, और वन वे एनोवा एंड मान विटनी यू टेस्ट। इसके द्वारा हम इसमें एनालिसिस कर सकते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, असर्टन और रीज़न का क्वेश्चन दिया हुआ है। स्टेटमेंट ए के अकॉर्डिंग उपयुक्त प्रयोग में प्रयोज्यों को यादृच्छिक रूप से 2 समूहों में बांटा गया है, और रीज़न इसका दिया गया है, यादृच्छिक आवंटन व्यक्तिगत अंतरों के संदर्भ में समूह को तार्किक रूप से तुलना के योग्य बनाता है। तो यहाँ पे ये दोनों ही ऑप्शन यहाँ पे ये रीज़न और स्टेटमेंट दोनों ही यहाँ पे सही दिया हुआ है, और दोनों ही इसका सही तरीके से इसकी व्याख्या करता है। लास्ट क्वेश्चन है, उपर्युक्त अध्ययन की परिकल्पना को कहा जा सकता है। यहाँ जो परिकल्पना बनाई गई है वो किस तरह की परिकल्पना है, तो ये दिशात्मक परिकल्पना है, यानी कि यहाँ पे एक टोटली इफेक्ट यहाँ पे दिख रहा है, इसलिए इसको डायरेक्शनल हाइपोथेसिस कहा जाएगा। तो यहाँ पे हमारे आज की वीडियो में 50 क्वेश्चंस हमने यहाँ इंक्लूड किए हुए हैं। वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो रही है, तो आज की वीडियो में मैं यहीं तक रखती हूँ, और नेक्स्ट पार्ट की ये जो वीडियो होगी 51 to 100 क्वेश्चन की जो वीडियो होगी उसको मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। आई होप वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दें। हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब रेगुलर बेसिस पे यहाँ पे आपको साइकोलॉजी के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। सो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।